स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का MCQ। तो फिजिक्स का पहले MCQ कंप्लीट करा देते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जिस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो आज से समझिए तो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू। एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा उसको पूरा समझेंगे, याद भी कराते चलेंगे और लाइव क्लास भी लेंगे, लाइव टेस्ट भी लेंगे MCQ का। तो आज से ये क्लास शुरू हो चुका है। जितने भी अपने रिलेटिव दोस्त यार हो सभी को जोड़ने का प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाएँ और लाइव क्लास भी ले पाएँ, टेस्ट भी ले पाएँ आपको MCQ का। ठीक है, क्योंकि पहले भी हमने समझाया है कि MCQ जो क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन बन सकता है, कभी आपके दिमाग में आया भी नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन MCQ में बना के आपको दिखेगा, बना हुआ मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। लिखने वाला में है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछ दे तो कुछ भी लिख दीजिएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ बिल्कुल याद ना है, तो कुछ बना उना के एक आध लाइन समपर दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है, बराबर होता है, कुछ ऐसा बना उना के लिख लीजिएगा, सही हो जाएगा। मतलब यहाँ जैसे सीधा और बराबर दिया हुआ है और आभासी, तो सीधा और बराबर खाली भी लिख दे तो कुछ नंबर 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाए, या कुछ नंबर आधा नंबर में मिल जाए, मैंने कुछ नंबर मिलने का चांस है लिखने वाला में। लेकिन जैसे यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया है यहाँ MCQ में, तो यहाँ पे देखिए सीधा भी ऑप्शन है, बराबर भी ऑप्शन है, आभासी भी ऑप्शन है और एक ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आप शायद कंफ्यूज में रहिए कि सीधा होता है तो कह के सीधा मार दीजिएगा, हो गया गलत। बराबर भी होता है तो बराबर मार दीजिएगा तो भी गलत। आभासी भी होता है, आभासी मार दिए तो भी गलत। तो इसमें इनमें से सभी मारना है तभी सही होगा, इसके अलावा कहीं भी गई तो गलत हो जाएगा। हाँ, होता सभी है, सीधा भी, बराबर भी, आभासी भी, लेकिन एक ठोक लगाइएगा तो गलत। इनमें से सभी लगाइएगा तब सही होगा। और इसमें गलत हो गया तो कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं नंबर का। लेकिन यही वाला लिखने वाला रहता तो अगर आभासी छूट भी जाता, खाली सीधा और बराबर भी लिख देते, या बराबर छूट जाता लिखते सीधा और आभासी होता है समतल दर्पण बना प्रतिबिंब, तो हो सकता है नंबर मिल जाए, और हो सके नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए MCQ को बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, हल्के में नहीं लेना है। लिखने वाला जो रहता है क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव, उसमें बेड़ा पार हो जाएगा। उसमें आप कुछ भी लिख के नंबर ले लीजिएगा, उसमें 40 नंबर आसानी से आएगा, लेकिन MCQ में आसानी से नहीं आएगा। लेकिन बच्चे क्या है कि उल्टा सोचते हैं, अरे टीक लगाने वाला ना है, 40 को टीक लगाने वाला उसी से तो पास हो जाएगा, ऐसा सोचता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, 40 को टीक लगाने वाला है तो अहिरू गैरू क्वेश्चन नहीं रहेगा बोर्ड में, खतरनाक क्वेश्चन रहेगा। जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाए हैं, वहाँ पे आप देखे भी होंगे। ऐसा क्वेश्चन है जो कि NCERT में मिलवे नहीं करेगा, कहीं घुमा फिरा के पूरा है। ठीक है, इसीलिए तैयारी बढ़िया से करना है MCQ का। तो आज से हम शुरू कर दे रहे हैं साइंस का, और मैथ का भी शुरू कर देंगे MCQ देने का। बाकी सब्जेक्ट कहिएगा तो बाकी सब्जेक्ट भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे एक चैप्टर से जितना भी MCQ बन सकता है, कतनों घुमा फिरा के इधर उधर से जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन दिखाएंगे। जैसे इस चैप्टर से 70 गो MCQ दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा कहाँ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 70 गो MCQ दिखाएंगे। बस देखिए, ऐसा नहीं कि 70 को कहिएगा वो याद कैसे करें, अरे वो याद थोड़ी करना है। बस देखिए, चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर समझे होंगे तो कोई दिक्कत याद करने में नहीं होगा। बस देख करके क्वेश्चन समझिए कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और कुछ ज़रूरत पड़े याद करना तो उसको याद करें, सबको थोड़ी पड़ेगा ज़रूरत। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, और चैप्टर में भी पढ़े हैं 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये रटने की ज़रूरत थोड़ी है, ये तो बस एक झलक देखिएगा, हाँ याद आ जाएगा अगर थोड़ा भूल गए होंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है बना हुआ, सीधा, बराबर, आभासी, तीनों होता है, 3 में से सभी लगा देना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस में, परावर्तन जो होता है किस में होता है, केवल समतल दर्पण में होता है, केवल अवतल दर्पण में होता है, केवल उत्तल दर्पण में होता है, या सभी परावर्तक पृष्ठ में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, सभी परावर्तक पृष्ठ में होता है। ठीक है,
जितना परावर्तक पृष्ठ है, जो भी चिकना सतह है, सभी से प्रकाश परावर्तन होता है, टकरा के वापस आता है। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है उसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है, ध्रुव, पोल। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, F=R/2 फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उनकी वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है? तो वही F=R/2 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे F=R/2 नहीं दिख रहा है तो R=2F दिख रहा होगा, है ना। F=R/2 होता है। तो अगर R को रहने दे, 2 भाग में है 2, तो उधर F तरफ जाएगा तो 2 गुना F हो जाएगा बराबर R, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर उधर घुमाने आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो देखिए फोकस दूरी बराबर, अभी देखें फॉर्मूला क्या देखें, R/2 त्रिज्या का आधा होता है, तो R है 20/2 कर दीजिए, तो 20/2 यानी काटेंगे तो 10 होगा आंसर। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो वक्रता त्रिज्या 32 है तो उसका आधा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए एफ का मान अगर 12 है तो आर क्या होगा? तो R=2F होता है, 2 गुना F यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा। F का मान 16 है तो R क्या होगा? तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना, इससे घबराना नहीं है, ये एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण ऐसे होती है, इसका फोकस दूरी इधर F तो ऋणात्मक होता है ना, माइनस में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। क्या उत्तल दर्पण ऐसा होता है, फोकस दूरी इधर है तो दाहिना साइड जो रहता है धनात्मक होता है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती थे? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से किरणें गुजरती है। किसी दर्पण से वस्तु की कहीं भी रखने से वस्तु को बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण में बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है सीधा। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो वक्रता केंद्र पे रखते हैं अवतल दर्पण का, वक्रता केंद्र C पर। तो क्या होता है, समान आकार का और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता यानी C पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो C पर ही बनेगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब के से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, यानी वस्तु कहाँ रखा गया होगा जो कि प्रतिबिंब आभासी आया, सीधा आया और बिंब से बड़ा आया? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा गया होगा, एकदम सामने, है ना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण क्या है? तो या तो समतल है या तो उत्तल है, समतल और उत्तल में ही सीधा होता है। किसी दर्पण कौन सा दर्पण आभासी सीधा और वस्तु का आकार का छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण वस्तु का आकार का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा, हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न में किस वस्तु में किया जाता है? तो गाड़ी के साइड लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण के पीछे वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो ध्रुव और फोकस के बीच रखने से सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण ऐसा बनाता है। उस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या बोल रहा है? विस्तृत बढ़ता है। किसका? तो उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में किस वस्तु में किया जाता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड में उत्तल दर्पण। वाहनों के पास दृश्य यानी पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण? तो वही उत्तल दर्पण, साइड मिरर। वाहनों का अग्रदीप आगे कौन सा? तो वही अब तो अभी देखिए अवतल दर्पण। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण, है ना।
सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण, हजामत माने दाढ़ी बनाने के लिए यहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, तो ये लेंस तो आ गया, दर्पण खत्म, लेंस है ना, तो धनात्मक होता है प्लस में। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो दो फोकस होता है दोनों साइड। लेंस ऐसा होता है तो इधर भी फोकस, इधर भी, माने दोनों तरफ फोकस होता है। ठीक है, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो दो वक्रता केंद्र, दो फोकस तो दो वक्रता केंद्र भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है यानी प्लस में, तो उत्तल लेंस की होगा। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपनी मुख्य पथ से विचलित नहीं होते, तो प्रकाश केंद्र में मुख्य पथ से विचलित नहीं होता है प्रकाश केंद्र पर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित माने जमा कर देता है, इसलिए उत्तल को अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, किसको, अवतल को। ठीक है, देखिए 43 नंबर में। 44 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस ऐसा करता है ना। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखना ताकि उसका सीधा विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो एकदम प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच एकदम सामने। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है, जब वस्तु f और 2f के बीच स्थित होता है तब ऐसा बनता है। किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा और वस्तु के आकार का से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस छोटा, अवतल बड़ा बनाता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस के सामने रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है अवतल लेंस में। ठीक, अगला प्रश्न है 50 नंबर। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी बनता है। इसमें निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं किया जा सकता ना, तो जल लेंस जैसा बन सकता है, कांच भी, प्लास्टिक भी, लेकिन मिट्टी नहीं बन सकता है। ठीक है, किस बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। किसी बीम को वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब यानी फोटो प्राप्त करने के लिए कहाँ पर रखा जाएगा, उत्तल लेंस के, तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखा जाएगा तब ऐसा होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर -15। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा है, तो दोनों अवतल होगा, माइनस में है मतलब अवतल होगा। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो छोटे अक्षर को बड़ा करना है तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को ही करेंगे, काहे कि उत्तल लेंस बड़ा करके दिखाता है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस है ना, फिर से वही क्वेश्चन, उत्तल लेंस। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है, मैंने बदलाता कौन नहीं है, तो आवृत्ति नहीं बदलाता, लैम्डा जिसको बोलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाता है तो वह मुड़ जाती है, तो इसको क्या, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर है ना, हवा से कांच में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। जब प्रकाश किरण कांच से हवा की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागता है ना। सघन माध्यम, विरल माध्यम पढ़ाए हैं। स्नेल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, तो म्यू = sin I / sin R होता है, जो कि अपवर्तन का दूसरा नियम है। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F पर क्या संबंध है, तो P बराबर होता है 1/F, ये संबंध है। पावर बराबर 1/, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता के मतलब डायोप्टर है, डायोप्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक तीसरा ऑप्शन है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो 1 मीटर फोकस दूरी है तो 1/1 हो जाएगा, यानी 1 डायोप्टर होगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हमेशा प्लस होगा और अवतल का माइनस है ना। -4D डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, पावर बराबर होता है फॉर्मूला 1/F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/P पावर, तो 1/4 होगा। इसको काटेंगे तो कटबे नहीं करेगा, कैसे कटे
भाग देंगे तो 0 पॉइंट लगेगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 25 होगा 0.25। लेकिन 0.25 ऑप्शन है नहीं, तो 0.25 मीटर होगा, है ना, काहे कि मीटर ऐसा मतलब होता है। तो मीटर हर यहाँ आंसर में सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको 100 से गुना करना होगा। तो 0.25 को 100 से गुना करिएगा तो 25 आएगा, है ना, 25 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 फोकस दूरी यानी कि 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा। तो 50 सेंटीमीटर इसको सबसे पहले मीटर में बदलना होगा, तो मीटर होगा 0.5 मीटर और ऊपर 1/0.5, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, तो 5 जगह 5, 5 दूनी 10 यानी 2 डायोप्टर हो जाएगा। और चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए +2 और अवतल रहता तो -2, ठीक है। 2D फिर से क्षमता दिया हुआ, तो इसका फोकस दूरी तो 1/2 करेंगे, तो 1/2 यानी 0.5 मीटर, और ये मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखी गई है जिससे उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। आवर्धन क्या होगा ये बताना है। तो इसका आवर्धन का फॉर्मूला V/U फॉर्मूला पढ़ाए हैं, ठीक है। और भी फॉर्मूला होता है, या देख लीजिएगा फॉर्मूला, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, 3 गुना हो रहा है। आवर्धन माने कितना गुना बढ़ रहा है, तो यहाँ 3 गुना लिखल है तो डायरेक्ट 3 आंसर हो जाएगा। और 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। यदि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी बताना है। अगर दिया हुआ का चीज स्थिति का चीज की स्थिति वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। तो अनंत पे रखे हैं तो 10 में बन रहा है, इसका मतलब इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उतना ही होगा फोकस दूरी भी, जहाँ हम कहेगा अनंत में रखने पर फोकस दूरी पर बनता है फोटो। और फोकस दूरी कितना दूर में बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर में फोटो बन रहा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर में उसका फोकस दूरी भी होगा, ठीक है। क्योंकि अनंत पर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका फोटो यानी प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है, ठीक। तो ये रहा 70 वो MCQ। उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, और जितना भी क्वेश्चन बताए सबको रिवाइज करने का प्रयास करिएगा अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला पार्ट में इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से आपका पूरा फुल और फाइनल तैयारी यहाँ पे आपको कराएंगे। तो चैनल में नए हैं तो जुड़ जाइए और नए लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि हम आपको बेहतरीन क्लास दे पाएँ। कम लोगों में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।